हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था किस तरीके से क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिले वर्ल्ड वॉर वन के बाद वहां की जर्मनी की सोसाइटी में। अब हम बात करेंगे यहाँ की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में। वैसे तो पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में मैंने थोड़ा सा वहां पे सिनेरियो बता दिया था कि क्या क्या बदलाव क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि वहां पे क्या पॉलिटिकल और क्या इकोनॉमिकल चेंजेस देखने को मिले थे, कैसे सोसाइटी बदल रही थी और क्या क्या सिचुएशंस वहां पे देखने को मिल रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल क्राइसिस। तो यानी कि पॉलिटिकल क्राइसिस यानी कि पॉलिटिक्स जो चल रही थी वहां की, यानी कि जो डेमोक्रेसी थी उसको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। वेमर रिपब्लिक को सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो इसी के चलते क्या होता है कि वहां पे एक अलग से दूसरा एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो जो वेमर रिपब्लिक है उसके अपोजिशन में बनता है स्पासिस्ट लीग। अब ये स्पासिस्ट लीग क्या होता है कि जो लोग डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, यानी कि जो रेडिकल्स थे जो कह रहे थे कि डेमोक्रेसी ठीक नहीं है हमारी जर्मनी के लिए, वो एक गुट वहां पे तैयार होता है। और वो लोग किसके तरह बात करते हैं? ग्रुप ऑफ बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन। ऐसा एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं। बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन याद कीजिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, रशियन रिवॉल्यूशन में जो लेनिन की पार्टी थी बॉल्शेविक पार्टी, जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बनती है। तो वही लोग थे जो लोग बदलाव चाह रहे थे, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चेंज। और इसके चलते हुए क्या हो रहा था? पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जर्मनी का बदलता जा रहा था। तो एक फिर से बदले की भावना और एक पूरा का पूरा जो सिनेरियो था इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था डेमोक्रेटिक पार्टी को। और बोला जा रहा था कि ये बेकार है, डेमोक्रेसी हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है, अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अभी यहाँ पे डिक्टेटरशिप होनी बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल सिनेरियो, तभी हमारा देश सही चल सकता है। दूसरा, कर्जे में तो चल ही रहा था वो। तो ये तो सिचुएशन थी इनकी। और डिमांड ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट, और इस तरीके की वो डिमांड कर रहे थे जो हम लोगों ने रशिया में पढ़ा था। अब इसके उसमें ये क्या बाउंस बैक करेगी, यानी विमर रिपब्लिक का क्या कहना था? तो विमर रिपब्लिक्स अपोज दिस आइडिया बाय सोशलिस्ट डेमोक्रेट एंड कैथोलिक्स। तो जो विमर रिपब्लिक के जो जितने भी लोग थे उन लोगों ने इस आइडिया को अपोज कर दिया। वो लोग क्यों चाहेंगे? वो क्यों चाहेंगे कि डेमोक्रेसी हटके डिक्टेटरशिप आए तो फिर उनका राज हट जाएगा। तो वो लोग पावर में थे, तो पावर में थे तो उन लोगों को दबाने के लिए क्या करेंगे? थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल करेंगे ना अपनी पावर का। तो उन लोगों ने क्या करा? फ्री कॉप्स। फ्री कॉप्स कौन थे? जो वर्ल्ड वॉर में जो लोग लड़े थे और जो मतलब बच के आ गए थे वापस, तो उन लोगों को रखा और फिर उन लोगों को मारना शुरू करा, उनको पकड़ पकड़ के अरेस्ट कर लिया और उनकी आवाज को दबाया गया बेसिकली। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्लैश देखने को मिला वेमर रिपब्लिक और स्पेशलिस्ट लीग के बीच में। और इसी के चलते हुए ये ग्रुप बनता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, यानी कि ये लोग कम्युनिस्ट लोग कहलाते हैं और ये लोग होते हैं सोशलिस्ट लोग। तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच की एक ये फाइट बन के तैयार हो जाती है। और इसी प्रॉब्लम के चलते हुए जब ये क्लैश देखने को मिलते हैं तो आने वाले समय में हिटलर इसका फायदा उठाएगा। हिटलर कहीं ना कहीं इन लोगों को लीड करेगा और ये जो डेमोक्रेसी है इसको खत्म करेगा। अब वो कैसे खत्म करेगा, क्या होगा, वो तो अभी आने वाली वीडियोस में आपको पता चल ही जाएगा। क्यूरियोसिटी तो रहेगी कि हिटलर कैसे आया, क्या एंट्री होगी, क्या क्या चीजें वो करेगा, वो हम जानेंगे अगली वीडियोज में। तो ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो सेटअप हो गया वहां का जर्मनी का, कि जर्मनी में लोगों ने डिमांड कर दी कि अब हमें डिक्टेटरशिप चाहिए। तो मतलब एक पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर इस तरीके का, एक कहते हैं ना प्रोपोगेंडा फैला दिया था, तो लोगों को ये चीजें समझ में आ गई थी। तो ये तो था पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। अब मैं बात करूंगा इकोनॉमिकल क्राइसिस। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस में क्या हो रहा था? देखिए, इकोनॉमी आपको पता है वहां की कितनी बर्बाद हो रखी थी। सो जर्मनी हैड टू पे द वॉर रिपारेशन इन गोल्ड। वॉर रिपारेशन यानी कि जो कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा था फ्रांस को। तो बेसिकली क्या था ना, जर्मनी और फ्रांस के बीच की लड़ाई थी। तो फ्रांस कॉम्पनसेशन ले रहा था, लूट रहा था दबा के। वॉर ट्रीटी का जो पूरा का पूरा सिनेरियो था ना, कि वो जो कॉम्पनसेशन लिया जा रहा था तो वो गोल्ड में सारा पे कर रहा था। तो इसके चलते हुए गोल्ड की कमी हो गई जर्मनी के पास। अब जर्मनी हो गया था एकदम कंगाल। तो जर्मनी ने 1923 में जर्मनी रिफ्यूज टू पे एंड फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग लैंड रूहर कोल। तो बेसिकली क्या होता है, जर्मनी कहता है हमारे पास नहीं है भैया पैसा, तो वो क्या करता है जर्मनी, तो जो फ्रांस था वो क्या करता है, उनका एक लैंड था रूहर लैंड जहां से कोल आता था, कोयला। तो उसकी बहुत ज्यादा माइनिंग थी, इंडस्ट्रियल लैंड थी, उसको भी फ्रांस जो है एक्वायर कर लेता है। अब आप एक बार सोच के देखो, इंडिया का नक्शा अगर अपना, अगर हमारा भी देश, भगवान अगर ऐसा कुछ हो, तो कैसे कैसे लैंड को एक्वायर कर लिया जाएगा। तो जब लैंड के रिसोर्सेज ही सारे ले लिए जाएंगे तो वो कंट्री किस चीज से कमाएगी? उसको लग रहा था कि इकोनॉमी बच जाएगी, हम लोग इस रूरल लैंड से अपना इकोनॉमी को बचा लेंगे। लेकिन कहां से बचा पाते, क्योंकि सारा लैंड तो फ्रांस ने ले लिया था। तो जर्मनी कहीं ना कहीं कर्ज के तले दबता जा रहा था। तो इसके चलते हुए क्या होता है, देखिए, इसके चलते हुए काफी सारे नोट प्रिंट कर दिए जाते हैं। अब ये नोट प्रिंट करने से क्या होगा? नोट प्रिंट करेंगे भाई, जब पैसा ही नहीं है तो क्या है?
सरकार ने क्या करा, चलो नोट प्रिंट कर देते हैं और इकोनॉमी को बचा लेंगे हम लोग। लेकिन उसके चलते हुए क्या होगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसको मैं थोड़ा सा भी समझाता हूँ आपको। पहले बता देता हूँ हुआ क्या। पहले तो नोट प्रिंट करे तो वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क्स, यानी उस जमाने की जो करेंसी थी उसकी वैल्यू बढ़ गई। उसकी वैल्यू बढ़ी तो जो चीजों के दाम थे वो इतने बढ़ गए कि पीपल बाय ब्रेड इन बल्क बैग ऑफ नोट्स, यानी कि एक ब्रेड खरीदने के लिए भी लोग एक बैग भर के नोट लेके जाने लग गए। तो इकोनॉमी इतनी ज्यादा क्लैश कर गई, जिसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब चीजों के दाम बढ़ते हैं। तो इन्फ्लेशन भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन ये हाइपर इन्फ्लेशन सबसे खतरनाक इन्फ्लेशन होता है। और उस दौरान, उस जमाने में इस हाइपर इन्फ्लेशन को देखा जाता था कि पूरी की पूरी इकोनॉमी क्राइस कर गई थी। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए चीजों के दाम बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए सरकार जो है नोट प्रिंट करेगी, तो फिर क्या होगा, नोट प्रिंट करेगी, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, तो चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। अब चीजों के दाम बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि जब चीजों के दाम बढ़ेंगे तो इकोनॉमी जो है वो क्रैश कर जाती है। तो इसलिए कहते हैं ना, सरकार जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है, जैसे आरबीआई होता है इंडिया में, तो वो क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए, चीजों के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, मतलब इकोनॉमी के लिए जो इन्फ्लेशन होता है ना, अगर चीजों का दाम धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वो चीज ठीक है। अगर इंस्टेंटली बढ़ेगा तो वो बहुत ही डेंजरस साबित होता है इकोनॉमी के लिए, ठीक है, क्योंकि पैसा इकोनॉमी में इतना रन हो जाएगा। इसलिए सरकार कभी भी पैसे को मूव नहीं करती है, इकोनॉमी में कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। तो इसी के चलते हुए हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है जर्मनी में। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये सिनेरियो पूरा बिगड़ गया अच्छे से, एकदम हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, इकोनॉमी एकदम क्रैश कर गई जर्मनी की, हालात एकदम बद से बदतर हो गए, ठीक है, खाने के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई। तो अब इसके चलते हुए क्या होता है, यहाँ एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिका इसमें इंटरवीन करता है। वैसे तो अमेरिका का बहुत सीधा सीधा हिसाब था कि इकोनॉमी ग्रो करनी है, अपना डॉलर वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहा था कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे उसको पावरफुल बनना था, तो वो अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहा था। अमेरिका यहाँ पे कहीं इंटरवीन करता नहीं था ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दिख रहा था कि फ्रांस बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको तरस आ जाता है, ऐसा कुछ कह लीजिए। और थोड़ा इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स होती है, तो इसके चलते हुए अमेरिका इंटरवीन करता है, जिसको हम डेविस प्लान कहते हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा अमाउंट का लोन देता है और जर्मनी की इकोनॉमी को वो बचाता है। तो ये तो टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन क्या इकोनॉमी अब ठीक हो जाएगी, क्या अब जर्मनी वापस ग्रो कर जाएगा? नहीं, क्योंकि अब आएगा 1930 का ग्रेट डिप्रेशन, जिसमें यूएस की इकोनॉमी गिरेगी, जो हम अब अगली वीडियो में जानेंगे। तो उसमें क्या होगा कि यूएस की इकोनॉमी गिर जाएगी, पूरी क्लैश कर जाएगी। तो अब यूएस भी हाथ ऊपर कर देगा कि भाई मेरी खुद की इकोनॉमी गिर गई है, तो अब मैं कैसे जर्मनी को सपोर्ट करूंगा। तो अब हालात बद से बदतर होंगे। तो वो क्या सिचुएशंस होंगी, क्या इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे, वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो ये था मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सजेशन कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।